बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसे कि हमारे तमाम नाजरीन, तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ती हैं, जितनी भी हमारी फ़ीमेल्स होती हैं, या उनकी मैरिज लाइफ के बाद जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर, या उनके मूड में जो चेंजिंग आती हैं, या वो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनमें से अगर कोई इन्फेक्शन उनकी बॉडी के ऊपर उनको महसूस होता है, या उनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि उनकी लाइफ में पहले नहीं होते, तो इनको हम अपनी मेडिकल कम्युनिटी में या मेडिकल जो फील्ड है इसमें हम इनको किस तरह टाइटल करते हैं और फिर क्या क्या रोल होता है। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले जो हमारे पास गायनी का एक रोल आता है, जो माहिर अमराज जच्चा बच्चा, माहिर अमराज निस्वां, या इसके अलावा जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं उनकी एक वसी फील्ड होती है कि वो फीमेल के जितने भी मसाइल होते हैं वो उनको विजाइनल डिस्चार्जिंग हो, या इसके अलावा कोई मेल इनफर्टिलिटी हो, मर्दाना बांझपन हो, जनाना बांझपन हो, या उनके हमल के बाद होने वाली उनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हों, तो इनका स्टार्ट भी यहीं से होता है। इसी तरह इन्हीं में से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वायरल डिजीज़ होती हैं, जिसमें हम एड्स का जिक्र आपने सुना होगा। पहले चूँकि ये कम होता था, अब चूँकि डे बाय डे बढ़ता जा रहा, तो हमने अपने प्रोग्राम में इसको भी टाइटल करना है। फिर आपका जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, ये शादी के बाद जो आपके दिमाग के ऊपर जो असरात होते हैं, या आपकी लाइफ जब चेंज हो रही होती है, तो आपकी जो मूड स्विंगिंग होती है, या प्रेगनेंसी के बाद आपकी जो मेंटली डिस्टर्बेंस शुरू होती है, या आप ये समझना शुरू कर देती हैं कि मेरे जो है ना, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, लड़ाई करने को दिल करता है, मेरी तबीयत प्रॉपर सही नहीं रहती, या प्रेगनेंसी के बाद मेरी बॉडी के अंदर बेशुमार ऐसी चेंजिंग आ गई हैं जिससे मेरा दिमागी अपसेट होकर रह गया। तो इन सारे मौज़ूआत पर हमने बात करनी है और मैं अपने पैनल का आपको तारुफ करवाऊँगा। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नासरा खुर्शीद। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मजीद, जो कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ हैं, जो आपको बताएंगी कि वायरल डिजीज़ से कैसे बचना है। डॉक्टर साहब, हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी कोलीग डॉक्टर सनम रोशन, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट, जो आपके अमराज निस्वां या इसके ऊपर होने वाली आपकी जो दिमागी मामलात होते हैं, या आपके नफ्सियात के इशू होते हैं, आपके दिमाग के मामलात होते हैं, साइकोलॉजिकल इशू होते हैं, उनको टाइटल करने के लिए हमने कराची से उनको, वो हमारे साथ ऑनलाइन पे होंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको भी अपने शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करता हूँ, चूँकि आप दूर हैं और कराची हमारे दिल में रहता है, तो मैं डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करूँगा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ये बताएं कि मैरिड लाइफ में जैसे ही फीमेल कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद उनकी जब प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है, तो तब जाके डॉक्टर साहब उनके अंदर जो मेंटली डिस्टर्बेंस शुरू होती है या मूड स्विंगिंग होती है, इसकी असल वजह क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी मेन वजह ये होती है कि एक तो माहौल चेंज होता है। शादी करने के बाद एक दूसरे घर में जाना, वहाँ पे एडजस्ट होना, जिसको हम कभी कभी एडजस्टमेंट के लिए 6 महीने भी लग जाते हैं बंदे को, ठीक है ना। उसके बाद ये स्ट्रेसर्स हैं, ये एक बच्चे की पैदाइश, शादी होना, बच्चे की पैदाइश होना, माँ बनना, ये एक नॉर्मल स्ट्रेसर्स हैं। अगर आप इसमें से कोप अप कर जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो फिर यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स डिप्रेशन, साइकोसिस या ओसीडी, जो भी न्यूरोसिस या साइकोसिस में चीजें आ जाती हैं, अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो। जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये होता है कि ये सारी चेंजिंग जब हमने देखा है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जैसे जैसे उनका टाइम गुजरता जाता है तो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, या वो अपनी सास बहू की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या इस तरह के उनके मसाइल शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं, इसको किस तरह टाइटल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि भाई हम जब दूसरे घर में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी, हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। ये हमें अपना जहन बना के जाना होता है कि भाई जो उनकी शुरू से एक चीज़ चलती हुई आ रही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसका हिस्सा बन सकते हैं, को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी चीज आपको किसी की समझ नहीं आ रही है तो उसको भी एक टाइम देना होता है।
यहाँ पे क्या होता है कि बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी टू से, और एब्रप्ट एक हमारे जो है ना रिएक्शंस आ रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों है, और सास बेचारी भी हमारी मर्जी से चले तो सास कहती है कि बहू भी मेरी मर्जी से चले, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना, अलग अलग वजूद होता है हर इंसान का। तो ये बर्दाश्त का मसला है और कोई इशू नहीं। अगर हम ऐसे ही अपने अम्मा अब्बा की सुनते हैं तो हम सास ससुर की भी सुन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको एक चीज नॉर्मल बताती हुई चलूं, एक होता है बेबी ब्लूज। जी जी। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मली भी जब प्रेग्नेंट होती है कोई खातून तो जाहिर है एक हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, एक चेंज आ रही है, एक बच्चा उसके अंदर पल रहा है, तो जाहिर है नींद भी कंप्लीट नहीं होती है, थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है, खाना कभी सही लगता है कभी सही नहीं लगता है, वॉमिटिंग सी फील होने लगती है। तो ये चीजें आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, कभी कभी डिप्रेशन, कभी कभी साइकोसिस की कुछ ऐसी चीजें लेकर आता है। मगर उससे उससे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या ये जो पेशेंट है हमारी, ये पहले से ही सफर कर रही थी डिप्रेसिव डिसऑर्डर से या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से। अगर वो पहले ही सफर कर रही है तो सबसे पहला जो गायनेकोलॉजिस्ट को ये रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि उनकी साइकियाट्रिक मेडिकेशन के हवाले से एक ओपिनियन उनका मस्ट बनता है कि शी शुड कंटिन्यू द मेडिसिन। क्यों? क्योंकि अगर वो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करेगी तो वो चीज बर्स्ट हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड वो इम्पैक्ट अपना नियोनेट पे भी आ सकता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ऊपर भी आ सकता है। तो ये डिसऑर्डर्स अगर है तो उसको हमें ट्रीटमेंट आधे में नहीं खत्म करनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन चीजों को भी हमें देखना होता है। जी डॉक्टर साहब लाइन पे ही रहिएगा, हम इंशाल्लाह दोबारा आपके पास आते हैं। मैं अब हमारी जो एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछता हूँ कि जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद जो सस बहू की जो फड्डे शुरू हो जाते हैं डिफरेंट घरों के अंदर, तो वो खुराक पूरी नहीं देती, तो आपको पता जब प्रेग्नेंट आप हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आपको आयरन कैल्शियम इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ ये बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है तो अब मूव नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। तो ये कंपल्शंस जो है ये भी उसकी तबीयत पर बुरा असर डालती हैं, और खाने पीने में किसी तरह से की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छी डाइट देनी चाहिए उनमें, जिसमें कैल्शियम भी हो, आयरन भी हो, प्रोटीन भी हो, सारी डाइट्स लेनी चाहिए। तो इसमें कैल्शियम के हवाले से अगर मैं गाइड करूँ तो उनको दूध पीना चाहिए, उनको दही खाना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, नट्स लेने चाहिए, ख़ासतौर पर बादाम, और जिसमें न्यूरो माइक्रोन्स होते हैं। इसके अलावा जो है नट्स भी लेने चाहिए, साथ दालें भी खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन भी होती है, फाइबर भी होता है, और इसके अलावा जो है सी फूड्स भी लेनी चाहिए। तो ऑल आर गुड फॉर हर। फ्रूट्स भी सारे ले सकती हैं। फ्रूट्स भी लेने चाहिए जो मौसमी फल हैं। ये जैसे अक्सर औरतें होती हैं, हमने देखा है कि हमारे चूँकि मुआशरे के अंदर लिटरेसी रेट कम है, जी जी, तो उसकी वजह से अक्सर हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में भी ऐसे लोग आते हैं, जी जी, तो जो हमारी घरों के मामलात होते हैं वो जब आते हैं जी प्रेगनेंसी हो गई है तो अब खाने को दिल तो करता नहीं है, जी जी, तो अब जो सस हमारे पास लेके आ रही होती है बहू को, तो वो आके कहती है कि जी बस इसको रोटी पानी तो दे रहे हैं और इसको क्या दें, तो आप क्या समझती हैं उसमें कीमा, गोश्त, फ्रूट, दूध, ये उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए आम रूटीन से? जी बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ खाना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए, जितनी उनको भूख है अपना खाना चाहिए, जिस चीज़ को दिल चाहता है वो खाएं, कोई कंपल्शन नहीं करनी चाहिए। कुछ तो ख़वातीन उनके जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे सास हैं, माँ हैं, वो ये करती हैं कि बहुत कुछ खाओ ताकि बेबी हेल्दी हो, दूध भी पियो, और मदर उनको नौजिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, वो नहीं खाना चाहती हैं या वो खा के डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उस वक्त फोर्सफुल फीडिंग भी नहीं देनी चाहिए, और साथ ये कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं देना चाहिए। हेल्दी डाइट देनी चाहिए जिसमें मौसमी फल भी खाएं, गोश्त भी खाएं, यानी कि हमें देखना है कि कैल्शियम भी लें, आयरन भी लें, और ये 4th मंथ से ज़रूर स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, और आयरन भी बहुत ज़रूरी है। उसकी भी आपको पता है कि उसके लिए सेब है, अनार है, मौसमी फल जो हैं, और इसके अलावा सब्ज़ सब्जियां हैं उनको लेना चाहिए। काले चने जो हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ हैं, इस तरह से गोश्त है, अंडा है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, खुराक में शामिल होनी चाहिए। जी थैंक यू।
डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मजीद हमारे साथ, कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ जो हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो पहले हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखते थे एड्स का कॉन्सेप्ट होता था, कोई वायरल डिजीज़ इस तरह की बन गई हैं जो ट्रांसफ़र होती थी आगे से आगे, जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ में सफ़र करते थे। अब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी एड्स देख रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? एड्स बेसिकली है क्या? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, और फिर जो है ना इसको किस तरह अपने आप को, फीमेल जो है ना वो अपने आप को किस तरह बचा सकती हैं? एड्स बेसिकली एक कम्युनिकेबल डिजीज़ की लिस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जिसे हम उर्दू में मतअद्दी बीमारी कहते हैं। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ जो कि एक से दूसरे को इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है। और एड्स जो है वो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन है, जो कि एक लेंटी वायरस ग्रुप है वायरल की कैटेगरी के अंदर, जो कि रेट्रो वायरस कहलाता है और जो कि इसको कंट्रीब्यूट करता है इस डिजीज़ में। ठीक है। आजकल क्योंकि हमारा मसला यहाँ पे ये है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आज से पहले अगर मैं एड्स की हिस्ट्री के आपको बारे में बताऊँ, तो एड्स की हिस्ट्री इंटरनेशनली बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि यूके, यूएसए या जितना भी हमारा वेस्ट है वो इस डिजीज़ में मुब्तला था, क्योंकि वहाँ पे एक तो फ्री सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, उनके कल्चरल बैरियर्स, उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज़ उस तरह से नहीं है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हमारे यहाँ पे उस तरह के कल्चरल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं और बैरियर्स हैं जिनको हमें फुलफिल करना है, जिनको फॉलो करना है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया एडवांस हो रहा है और एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है हमारी वैल्यू बिलीव्स की, उसको देखते हुए एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर। सो एड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है ये। ऑल्दो पेशेंट जो हैं वो उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, स्क्रीनिंग उस तरह से नहीं होते हैं, लेकिन ये है प्रेवलेंस इसकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू आलमी दायरे से अगर देखा जाए तो 0.1 है, जो कि एक बहुत लो प्रेवलेंस है। लेकिन क्योंकि रजिस्टर्ड रिपोर्ट्स नहीं है हमारे पास, पेशेंट स्क्रीन नहीं हो पाते हैं, नंबर इसका बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है डे बाय डे, और एड्स इज बिकमिंग एन अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और मैं अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू से या WHO की रिपोर्ट्स और CDC के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपकमिंग जो 10 ईयर्स हैं वो हमने कोरोना को देखा था, तो अपकमिंग 10 ईयर्स हम एड्स के साथ सफ़र करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स इकोनॉमिकल बर्डन जाएगा वो एड्स की वजह से जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप डिफरेंट जगह पे आप सेमिनार करती हैं, जैसे कि आपका अभी एक कमिंग सेमिनार भी आ रहा है, इसके अलावा जो आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए बड़े बड़े सेशन करती हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, तो क्या उसमें आपने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है कि HIV यानी जो एड्स जैसी मूजी बीमारियां हैं, इस पर लोगों को हम किस तरह गाइड करें, आने वाले स्टूडेंट्स को जो हमारी बाकी पब्लिक है? जी डॉक्टर साहब, इस पे पहले तो ये कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ओपन फोरम पे मैं बात कहना चाहूँगी कि हमने वर्टिकल डिजीजेज जितने भी हैं, जैसे TB है, हेपेटाइटिस है, और जितनी भी वर्टिकल प्रोग्राम हमारे पास इस वक्त चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उस पर ऊपर काम कर रही है। जैसे डेंगू आया था तो हमारे पास नून लीग की गवर्नमेंट थी, बहुत ज़्यादा काम हुआ उस पर। तो इस कंटेक्स्ट में एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो उस तरह से सोशल मीडिया, मैस मीडिया कैंपेन्स हैं, और ना ही सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस या आप कह लें कि STDs पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से कंपेन ओपन फोरम पे की जाती हैं। ठीक है। पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कह लें कि जो कंपेन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अवामुन नास, कॉमन पीपल, ले पर्सन को इसका मैसेज बिल्कुल नहीं जाता कि एड्स है क्या। ठीक है। तो देयर इज आप कह लें कि नेसेसरी नीड कि हमें इस लेवल पे जाके जो है वो कंपेन्स करवाने की जरूरत है। सोशल मीडिया जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम है नाउअडेज, तो उस तरह से ना तो ये तो फोर्थ पिलर बन गया है सोशल मीडिया, बिल्कुल ना तो उस तरह से कंपेन्स चल रही हैं और ना ही उस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किए जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, एक सेंसिटिव टॉपिक्स है, जैसे सेंसिटिव टॉपिक है, लोग इस पर बात करने से डरते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस किस्म के बैरियर्स हैं। सो मेरी इन तमाम कंसल्टेंट लेवल पे जितने भी लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब उन लोगों को आगे आना चाहिए और एक कॉमन पीपल तक ये मैसेज आना चाहिए, क्योंकि हम अगले 10 सालों में इस सिचुएशन को कैटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बीइंग अ कंसल्टेंट अपनी जो कॉन्फ्रेंसेस करवाती हूँ, मैं ओपनली बात करती हूँ, ओपन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम सेकंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल बिहेवियरल नीड्स। ठीक है, तो साइकेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगी कि ये बिहेवियरल नीड्स हैं, हम इनको सेकंड नहीं कर सकते, इनको बिल्कुल हम स्नब नहीं कर सकते हैं। हमें इनको अपनी यूथ को, अपनी नेक्स्ट पॉपुलेशन को जो है वो सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में जो है वो हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी, NGO लेवल पे भी जो है वो हमें सेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने की ज़रूरत है। जी नाजरीन, जैसे कि देखा है कि डॉक्टर साहबा ने एड्स के ऊपर बड़े ही ज़बरदस्त और मुदल्लल अंदाज के अंदर आपको ये बताने की कोशिश की, बल्कि हम पब्लिक को अवेयर करना ये हमारा विजन है
मेरी जितने भी मकातबे फ़िक्र के लोग हैं या जिनकी बात सुनी जाती है या जिनकी बात पे असर होता है, चूँकि बीइंग अ मुस्लिम हमारे यहाँ पे बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें तो लोग फौरी तौर पे फतवे पे चले जाते हैं। तो देखें, बीइंग अ फीमेल होना या मेल होना, अगर ये बीमारी एड्स फैलती है तो नुकसान अल्टीमेटली हमारी कम्युनिटी का है, हमारे लोगों का है। तो हमने अपने लोगों को सेव करना है। उनको सेव करने के लिए जो उसकी एडवाइस होती है, जैसे डॉक्टर साहबा हैं वो पब्लिक हेल्थ की स्पेशलिस्ट हैं, इन जैसे लोगों को अपने साथ एंगेज करके इस मैसेज को वायरल करके अपनी कम्युनिटी को आने वाले एड्स के जो कम्प्लिकेशन या मसाइल हैं उससे हमने महफूज रखना है। डॉक्टर सनम, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी। डॉक्टर सनम, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो ये है, जैसे आपने गायनोकोलॉजिस्ट को भी देख लिया, इस तरह आपने पब्लिक हेल्थ का मैसेज भी ले लिया कि हम पूरी एक अवेयरनेस की एक कैंपेन चला रहे हैं थ्रू अपने इस प्रोग्राम के। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई नफ्सियाती इशू हो जाते हैं शादी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद, तो आपका जो मैसेज होगा एज ए न्यूरो साइकाट्रिस्ट और माहिर अमराज नफ्सियात, आप क्या मैसेज देंगी हमारी उन माँओं बहनों बेटियों को कि वो किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेके चलें? देखिए, सबसे पहले तो जो भी इशू होता है, ये हमारी जो फील्ड है साइकेट्री, ये बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड फील्ड है। हम कुछ भी बताने से डर रहे होते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या मुझे किसी किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, कोई चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, तो कोई भी बंदा हो, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो इतना खुल के बात नहीं कर रहे होते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको ये लगता है कि अगर हम ये बताएंगे तो लोग हमें एक स्टिग्मा, एक नाम दे देंगे कि ये पागल हो गई है और इसका दिमाग जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, ये हो गया वो। सबसे पहले तो आपको अपने पार्टनर को ये चीजें बतानी चाहिए कि कुछ डिफरेंट आप फील कर रहे हो, क्या मसला हो रहा है, उसको बताना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। फिर जो पार्टनर है उसको जो भी इमरजेंसी, आप जैसे कोई लिवर का मसला होता है, कोई हार्ट का मसला होता है, तो दिमाग भी हमारा एक हिस्सा है, नफ्सियात भी हमारा एक हिस्सा है, ठीक है ना। हम उसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत बड़ा, जो है ना, हमारे माशरे में एक मिथ है कि भाई मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास लोग डर जाते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा रूटीन के चेकअप्स में ये चीज, एक ये भी चीज जो है ना शामिल होनी चाहिए कि आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस आपका वीकली या फोर्टनाइटली चेक होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आपकी चेंजेस आ रही हैं, और जहाँ पे चेंजेस, अगर मूड चेंजेस आ रही हैं, अगर हाइपोमेनिया में कोई बंदी जा रही है या कोई जो है हाइपर की तरफ जा रहा है, मेनिया की तरफ जा रहा है, तो ये चीजें हमें देयर एंड देन देखनी पड़ेंगी कि सडन मूड स्विंग्स क्यों हो रही हैं। क्योंकि जब भी एक दिमाग में कोई बात आती है, आपको कोई बात जो है इरिटेट कर रही होती है, तो वो आपके बिहेवियर पे आ रही होती है, देयर एंड देन आपका मूड चेंज हो रहा होता है। जब चेंज हो रहा होता है, नींद की कमी हो जाती है, मजा नहीं आ रहा होता जिंदगी में, और ऐसे सब कुछ जैसे ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा होता है, होपलेसनेस हो जाती है, हेल्पलेसनेस, बंदा हेल्पलेस फील करता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फैमिली में आपको बतानी चाहिए, और फैमिली का फिर ये फर्ज बनता है कि बजाय इसके कि उस बंदी पे हंसे या मजाक उड़ाएं, वो सीधा एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें ताकि देयर एंड देन चीजों को हम सॉर्ट आउट कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात से ये एक बात मेरे जहन में फौरी आई, और सोशल मीडिया पे लोग हमें पूछते हैं, जैसे आप देखें आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होता है ना, तो उसके लिए भी साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। तो जब आप ज़िंदगी ड्राइव करने जा रहे हो तो मेरा ख्याल है साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। नाजरीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम असल में गायनी के ऊपर जो जच्चे बच्चे के मसाइल होते हैं या प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी के ऊपर आने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर सनम रोशन मेरे साथ चूँकि न्यूरो साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहबा को हम दोबारा डॉक्टर साहबा की तरफ जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जिस तरह स्कूल एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए आजकल मेंटल हेल्थ जो है ना वो चेक करवानी ज़रूरी है, तो आप ये समझती हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो तो तब भी आपको साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये चीज हमारे रूटीन में होनी चाहिए। जैसे हम एक रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें अपने मेंटल स्टेटस का पता होना चाहिए कि हमारे जो है ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है, हम कहाँ पे जो है हथियार डाल लेते हैं और कहाँ पे तेज हो जाते हैं। हमें अपनी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोगों को अपनी
पर्सनैलिटी का ही नहीं पता होता कि हमारे वजूद की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ट्रिगर कर सकती हैं, जो लाइफ में आगे जाकर हमारे लिए मसला कर सकती हैं। अगर हमें ये चीजें पता होने लगे तो हो सकता है कि झगड़े और ये जो तलाकें होती हैं और ये जो भी मिसहैप्स होते हैं वो कम हो सके। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि शादी होने से पहले एक दूसरे का तो बंदा नहीं करा सकता। हमारे माशरे में ये चीजें हैं नहीं कि अगर कोई लड़का आप देखने जा रहे हो तो उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट कर लो, ये तो हो नहीं सकता है। मगर ये है कि कम से कम हम अपना तो कर सकते हैं ना। हम अपने लिए तो ये कर सकते हैं कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आया हम उस बंदे के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे या नहीं गुजार सकेंगे, इतना तो हमें पता चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि प्रेगनेंसी के दौरान आप साइकेट्री की, नफ्सियात की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की दवाइयाँ जारी रख सकते हैं? जी, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में। जैसे SSRIs हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स में SSRIs सेफ हैं। उसमें सर्टलिन आ जाती है, फ्लॉक्सिटीन आ जाती है, एसिटालोप्राम आ जाती है, सिटालोप्राम आ जाती है। ठीक है, तो ये सेफ हैं। और एंटीसाइकोटिक्स में हम अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है या किसी भी किस्म की साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसमें हम रिस्पेरिडोन, ओलिंजापिन, कुटाइपिन, ये सेफ ड्रग्स हैं। सारी ड्रग्स आप नहीं दे सकते हो प्रेगनेंसी में। ठीक है, कुछ सेफ ड्रग्स हैं जिसके ऊपर आप जा सकते हो और कंटिन्यू करनी चाहिए, नहीं तो ये चीज एग्जैजरेट हो जाती है और फिर बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा होता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। डॉक्टर सनम रोशन हमारे साथ ही। डॉक्टर साहबा, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे, किसी नए प्रोग्राम में भी आपका ओपिनियन लेंगे। तो डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहबा, मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि कैल्शियम और आयरन के कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? जी, आयरन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी भी चीज़ की ओवरडोजिंग या ओवर लोडिंग नहीं होनी चाहिए बॉडी में। ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इसमें कैल्शियम जो है 100 मिलीग्राम होना चाहिए डेली। ठीक है। और लेकिन प्रेगनेंसी में ये डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। 1200 to 1500 100 मिलीग्राम पर डे प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। ठीक है। तो उसके लिए जो डाइट्स मैंने बताई हैं, जैसे दूध का, दही का, पनीर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, नट्स का, सी फूड का। और आयरन में जो है वो हर इंसान को नहीं लेना चाहिए बगैर सोचे समझे, लेकिन प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट भी कवर कर सकती है काम बंदे को भी, जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो, रिच आयरन फूड लेनी चाहिए। और लेकिन प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है, उसके लिए हमें देनी चाहिए फीमेल को सप्लीमेंट्स 4th मंथ से ऑनवर्ड। लेकिन उस टेबलेट फॉर्म में देते हैं, और अगर वो सूट ना करें तो साल्ट चेंज कर सकते हैं। तो सिरप फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ज़रा टैनिंग हो जाती है टीथ की या टंग की, तो उसके लिए सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। सिरप फॉर्म की वजह से तो टैनिंग होती है, तो लेकिन उसको स्ट्रॉ से ले सकते हैं। ठीक है। और अगर वो भी सूट ना करे तो फिर इंजेक्टेबल्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें आम बंदे को देनी पड़ती हैं, सिकल सेल एनीमिया वगैरह है जिसमें, लेकिन वो भी किसी भी इंसान को आयरन खुद से नहीं लेना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, ताकि वो आपको एनालिसिस करें और फिर कितना देना है, किस तरह से देना है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, बांझपन आ गया, जी, शादी होगी, बच्चा नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी होगी, हो नहीं रही, कंसीव नहीं हो रहा, या मेल के अंदर स्पर्म का इशू होता, तो उनको कब जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? जी, उन्हें ये डिपेंड करता है एज के ऊपर भी। ठीक है, अगर आपके एक कपल की एज जो है 30 ईयर्स है, तो उन्हें 35 है, तो उन्हें फॉर 1 साल बस इंतज़ार करना चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड उनका रिलेशन है और 1 साल तक वो कोई कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उन्हें फ़ौरन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए 1 साल के बाद। लेकिन अगर 40 के करीब है, इसमें दोनों को आना चाहिए। जी जी, मियाँ बीवी दोनों आए। जी जी, मियाँ बीवी दोनों सॉरी। और 35 है, 30 से अबव है तो 1 साल वेट कर लें, लेकिन 35 है तो फिर उन्हें 6 माह के बाद फ़ौरन डॉक्टर कंसल्ट। यानी आप ये कह रहे हैं कि शादी हो गई, जी जी, उसके बाद आप 1 साल तक वेट करें अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर। जी जी, 1 साल के बाद अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही या आपको ये फील हो रहा, तो तब आप दोनों मियाँ बीवी गायनेकोलॉजिस्ट, जी, दोनों को जाना चाहिए। लेकिन एज फैक्टर ये है कि अगर 30 ईयर्स एज है तो फिर आप 1 साल वेट कर लीजिए, लेकिन अगर 35 ईयर्स एज है तो फिर 6 माह इंतज़ार कीजिए और फिर फ़ौरन जो है कंसल्ट करना चाहिए 6 माह के बाद। ये काबिल इलाज है? जी, काबिल। मर्दाना बांझपन हो या जनाना बांझपन हो, दोनों काबिल इलाज, और ये गायनेकोलॉजिस्ट इसको प्रॉपर देखती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई टेस्ट की भी आगे जरूरत पड़ती है या अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने पड़ते हैं, हार्मोनल टेस्ट? जी बिल्कुल। इसमें पहले तो पेशेंट को असेस किया जाता है ना कि वेयर इज द कॉज, इसका मसला क्या है, वजह क्या है, इनफर्टिलिटी की वजह क्या है।
तो उसमें जब हम उसको असेस कर लेते हैं तो फिर उसको ट्रीट करते हैं उसके ठीक है। अकॉर्डिंगली। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, चूँकि मुझे लग रहा था कि शायद आप काफ़ी लंबा सेशन हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एड्स को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस वक्त जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो अगर हम देखें फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे पास पंजाब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि ओवरऑल सारे प्रोविंसेस के अंदर इस इमरजेंसी को जो है वो कैटर कर रहा है, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पंजाब लेवल की बात की जाए तो PACP है, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि ओवरऑल पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उसको कैटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर सारे के सारे हमारे VCCT सेंटर्स आ जाते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर्स आ जाते हैं, जो कि अटैच हैं डिफरेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के साथ और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स के साथ। तो इस लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो इन 2 प्रोग्राम्स के तहत जो है वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो है वो सारी चीज़ों को लेके चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ART होता है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसमें अगर किसी भी कपल को अगर प्रॉब्लम है कि वो नहीं कंसीव कर रहे हैं या नंबर ऑफ स्पर्म्स कम है या एग्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें आर्टिफिशियल तरीके से उनको जैसे IVF IUI है, जी जैसे IVF है, IUI है या टेस्ट टू बेबी कह लीजिए, ठीक है, इस माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है जी, तो शुड आई एक्सप्लेन दिस? जी। अच्छा। हाँ जी, इसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में नाम से ज़ाहिर है कि यूट्रस में फीमेल के एक फाइन कैनुला के थ्रू एग्स को तैयार करके थ्रू मेडिसिन तो हम उसको सीमन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा जो IVF है, ये माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जिसमें बहुत जो टेस्टिस हैं, अगर उसमें अगर ऐसा है कि उनको अल्ट्रासाउंड के अपना माइक्रोस्कोप के नीचे डिफरेंट पार्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। अगर एक स्पर्म भी हमें कहीं से मिल जाता है तो उसको फिर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है मदर का एग लेकर, और फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट कर दिया। और ये सेफ तरीका होता है? जी बिल्कुल सेफ है, बट महंगे हैं ज़रा, महंगे होते हैं, कॉस्टली होता है, लेकिन सेफ है और काबिल इलाज है। जी काबिल इलाज है, बिल्कुल मायूसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब माशाल्लाह साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वरना अगर किसी को स्पर्मिया है, स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि कम है कोई भी चीज़ किसी फीमेल्स में या मेल में कोई कमी है जिस्मानी, तो एक मायूसी की कैफियत आ जाती थी और एंग्जाइटी, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन के औलाद की नेमत हमें नहीं मिल सकती, लेकिन अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब ये सारी चीज़ें मुमकिन। जी मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे सवाल ये होगा कि जो विजाइनल डिस्चार्जिंग होती है, लकोरिया, ये हमने देखा बेशुमार फीमेल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती। हाँ जी। तो हम जब उसे कहते हैं कि ये काम आपका गायनोकोलॉजिस्ट करेंगी, ये उन्होंने ही करना है, जी जी, तो वो कहती है कि मैं कई दफ़ा गई हूँ लेकिन वो को दवाई प्रॉपर देती नहीं है, वो कहती है खुराक बेहतर करो। तो आप ये बताएं कि विजाइनल डिस्चार्जिंग की रीज़न क्या है और इसको कैसे कवर किया जा सकता है? ये इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल भी इन्फेक्शन हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की इन्फेक्शंस हैं, और इसका लोकल एग्जामिनेशन करके फिर उसके अकॉर्डिंगली जो हमें जिस तरह टाइप की इन्फेक्शन होती है उस लिहाज से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, और इट इज़ ट्रीटेबल। ठीक है, ट्रीटेबल है। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने हमल के दौरान होने वाली पेचीदगियाँ और हमल के बाद आपकी मेंटली जो आपकी सेहत होती है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके ऊपर भी हमने बात की, और इसी तरह जो एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारियां हैं जो हमारे माशरे में भी बदकिस्मती से अब आना शुरू हो गई हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव कर रही है और हमारी जो पब्लिक कंसल्टेंट वाली जो टीमें हैं वो क्या कर रही हैं, जो हमारी NGOs हैं या इस तरह के जो पब्लिक सेमिनार होते हैं डॉक्टर साहबा जिसको कंडक्ट करती हैं, तो उसमें किस तरह से किया जा रहा है, ये भी सारी बातें हमने आपसे की हैं। अब डॉक्टर साहबा से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहबा जैसे कंट्रासेप्शंस यूज़ करते हैं, हिफाजती तदाबीर होती हैं, दुनिया में भी होती हैं, हमारे यहाँ आपने देखा है कि जो रिलीजियस तबका होता है, मजहबी मामलात वाले, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं इसको वेल अवेयर करने के लिए, पब्लिक सेमिनार के लिए, या उनको कभी आपने एंगेज ही नहीं किया? नहीं, उनको हमने एंगेज करने की कोशिश की है। सम हाउ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर मैं सेक्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंस है, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लिटिल बिट आप कह लें कि उसमें डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि एक कॉमन पेज पे या एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमने अपनी इस इंटरवेंशन को अगर इंट्रोड्यूस करवाया तो वो एक कॉमन पॉइंट हमें कहीं पे भी मेड नहीं हो सका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के साथ जो है वो हमारे साथ डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं,
तो एज सच कॉमन पॉइंट हमें कोई नहीं दिया गया। जैसे ये आपने देखा कि फ़ीमेल के मदरसे होते हैं, जी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या को एजुकेशन के कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाकर फ़ीमेल के साथ ये सेमिनार करें तो वो ज़्यादा सेफ नहीं होगा? हाँ जी डॉक्टर साहब, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी हमारी आप कह लें कि प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी या मेंशन नहीं करना चाहूँगी, वहाँ पे सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी आप कह लें कि जो टूल्स हैं उनके बारे में बात की जाती है। जी बिल्कुल। और इस सारे कह लें कि सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर प्यूबर्टी लेवल के ऊपर ही, जैसे ही आप कह लें कि प्यूबर्टी का एक स्पेसिफिक एज स्टार्ट हो जाती है, उस पे इस हवाले से बोथ मेल्स एंड फीमेल्स को जो है वो एजुकेशन देना स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस पे बात नहीं करना चाहती, वो टोटली इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, और इस किस्म के लोग भी आगे कॉमनली आप देखें प्रैक्टिस में कि आने के लिए आगे तैयार नहीं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और इसको एड्स को टोटली जो है वो स्टिग्मा कहा जाता है। अगर कहीं पे किसी हमारी कम्युनिटी में इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया जाए तो हम उसको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर देते हैं और उसको बहुत कह लें फार अवे डिस्टेंस पे रख देते हैं। और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सी डाइवर्सिस जो हैं वो इस तरह से देखी हैं कि अगर मेल आइडेंटिफाई हो गया है तो फीमेल जो है वो सेपरेट हो जाती है, और अगर फीमेल को अनफॉर्चुनेटली होगी तो मेल सेपरेट हो जाता है। तो इवन हमारे ट्रीटमेंट क्लिनिक के ऊपर जब पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं तो वो आके स्पेशली हमें ये कहते हैं कि डोंट डिस्क्लोज दिस स्टेटस, किसी को बताना नहीं है इसका। तो कॉन्फिडेंशियलिटी डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजीज के अंदर, लेकिन स्टिल अभी इस पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। कॉमन पब्लिक और यूथ के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है, तभी हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड केसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन एपरेंटली डिजीज़ जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक इमरजेंसी बनती जा रही है। और आलमी इदारे की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 80 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो हैं वो एड्स से इन्फेक्टेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट एड्स से इन्फेक्टेड है। ठीक है। और इसमें से 37.7 मिलियन पीपल जो हैं वो इस वक्त एड्स के साथ एड्स के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, और कैजुअलिटीज भी इन्हीं नंबर्स के अंदर से जो है वो हमें फाइंड की गई है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर जिसपे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और HIV-1 इन्फेक्शन है जो कि बेसिकली ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन है, जिसमें हमारा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश आ जाता है, और ये ज़्यादा फेटल है कंपैरेटिवली HIV-2 से, जो कि वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट अफ्रीका की आपकी जो सारी बेल्ट है वहाँ पे आता है, लेकिन HIV-1 जो है वो ज़्यादा फेटल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको जब आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में या आप इसकी ट्रीटमेंट लाइन पे जाते हैं तो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं? जी डॉक्टर साहब, हॉलमार्क तो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्टेजेस हैं जो कि स्क्रीनिंग लेवल है। इस पे हम सिंपली एक स्ट्रिप लेते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे पास स्क्रीनिंग स्ट्रिप्स आती हैं। ठीक है। अगर हम उस पे कंफर्मेशन हमें मिल जाती है तो नेक्स्ट एक अदर स्टेप होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है। हम कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं और आफ्टर कंफर्मेटरी टेस्ट हम पेशेंट को रेफर कर देते हैं फॉर PCR एंड वायरल लोड। ठीक है। और PCR और वायरल लोड में हम जो मेन चीज इसमें हम टारगेट करते हैं वो CD4 काउंट करते हैं। ठीक है। CD4 सेल्स जिसे हम T4 सेल्स भी कहते हैं, बेसिकली हम CD4 सेल्स की एक आप कह लें कि स्पेसिफिक रेंज है 500 to 1500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। अगर तो 500 से बिलो CD4 सेल काउंट किसी पेशेंट के अंदर रिपोर्ट हो जाता है, इट मींस कि ही और शी इज प्रोन टू HIV इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ आम पब्लिक को भी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HIV इन्फेक्शन एंड एड्स। ठीक है। HIV इज अ इन्फेक्शन एंड आफ्टर 5 to 10 years after untreated, it becomes a syndrome, acquired immune deficiency syndrome। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 ये इसकी कैटेगरीज हैं। स्टेज 1 के ऊपर सिंपली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, और ये स्टेज रहती है आपकी 4 to 6 वीक्स तक और इवन मंथ्स तक। देन हमारे पास आ जाती है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर जस्ट लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं, हमें डायरिया रह रहा होता है, हमें स्नीजिंग हो रही होती है, ओवरऑल हमारा मूड स्विंग हो रहा होता है, वेट लॉस में हम जा रहे होते हैं। स्टेज 3 में हम कन्वर्ट हो जाते हैं एड्स के अंदर। अगर 5 to 10 years तक हम स्टिल अनट्रीटेड रहते हैं तो देन हम इन्फेक्शन से सिंड्रोम वाली कैटेगरी के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि एड्स अगर हो गई, बच्चा भी पैदा हो गया, एड्स भी है, तो माँ जो है वो दूध पिला सकती है या आगे कंसीव कर सकती है या नहीं करेगी एड्स के साथ? एड्स की ट्रीटमेंट नहीं ली उसने। ट्रीटमेंट अगर ले रही है या माँ अगर दूध बच्चे को पिला सकती है, उसमें एड्स कन्वर्ट होने का वो खतरा तो नहीं होता? पिला सकती है, पिला सकती है। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने कम्प्लीटली तौर पे डिस्कशन करने की कोशिश की कि प्रेगनेंसी से लेके फिर एड्स के मामला, फिर इसके अलावा आपके साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं
उसके ऊपर हमने कंप्लीट बात करने की कोशिश की। जैसे कि आपको पता है कि स्टूडियो के अंदर जो है वो टाइम लिमिटेशंस होती हैं और हमने वो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हों। तो डॉक्टर साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। डॉक्टर साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी तीसरी गेस्ट थी उसको हम पहले ही उसका शुक्रिया अदा कर चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।